नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी विलंब से मैं उपस्थित हूँ फिर से। पहले सोचा था कि आज छुट्टी कर लेते हैं और कल हम किसी किताब पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर लगा कि ये दोपहर जो चारों तरफ सन्नाटे में डूबी हुई है, ऐसे में और कुछ भी काम करने को नहीं है, तो जो चीज़ कल करनी है उसे आज ही किया जाए। और चूँकि एक कहानी संग्रह जिसको मैंने आज ही पढ़ा पूरा, हालांकि उसकी कहानियाँ मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा था, लेकिन आज ही उस कहानी संग्रह की बाकी कहानियों को भी पढ़कर उसे पूरा किया। तो जब आप किसी किताब को पढ़कर उसी दिन उस पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ताज़ा रहती हैं। तो इसीलिए आज उस कहानी संग्रह की चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि इन दिनों फेसबुक पर लगातार लोग ये बातें लिख रहे हैं कि वो फेसबुक लाइव जिस तरह से हो रहे हैं उससे वो घबराने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये समय है, इस समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम घरों में बंद हैं, कैद हैं, तो यही एक दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैं रोज़ आपके सामने एक नई किताब लेकर उपस्थित होता हूँ। आज मैं जिस किताब की यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ वो किताब एक कहानी संग्रह है, और ये कहानी संग्रह नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इसका विमोचन हुआ, और इसके विमोचन के अवसर पर भी मैं वहाँ उपस्थित था श्रोताओं में। और इस पुस्तक की लेखक से मैंने हस्ताक्षर करके ये किताब प्राप्त की। ये है अभी हाल में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में विमोचित हुआ कहानी संग्रह सुबह ऐसे आती है। कहानीकार अंजू शर्मा जी का ये नया कहानी संग्रह है और इसमें उनकी 13 कहानियाँ संकलित की गई हैं। अंजू शर्मा जी ने पिछले 1-2 सालों में बहुत ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिन पर खासी चर्चा भी हुई है और जो पाठकों के बीच में लोकप्रिय भी हुई हैं, पाठकों ने जिन्हें पसंद भी किया है। और वो धीमे धीमे कहानी विधा में अपना स्थान बनाते जा रही हैं। और एक चीज़ जो लगातार देखने में आ रही है कि इन दिनों अगर हम कहानी विधा की बात करें तो उसमें पुरुष लेखक की तुलना में महिला लेखक न केवल ज़्यादा सक्रिय हैं, बल्कि वो अपना स्थान भी धीरे धीरे अच्छा सुरक्षित करते जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों का स्थान धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं इस कहानी संग्रह की, सुबह ऐसे आती है, जो भावना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है। 195 रुपये का ये कहानी संग्रह है और 136 पेजों के इस कहानी संग्रह में कुल 13 कहानियाँ हैं। अंजू शर्मा जी के बारे में जैसा मैंने बताया कि वे पिछले 1-2 सालों में हिंदी कहानी में उनका नाम खासा चर्चित हो चुका है और कई अच्छी कहानियाँ इस दौरान उन्होंने अपने पाठकों को दी हैं। इस कहानी संग्रह की शुरुआत होती है, उम्मीदों का उदास पतझड़, साल का आखिरी महीना है। थोड़ा लंबा शीर्षक है, छोटा होने की संभावनाएं इसमें थी, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि हर एक लेखक जब कोई कहानी लिखता है तो या उपन्यास लिखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। वो उस लेखक के अपने धरातल पर वो चीज़ें चलती हैं। तो अगर वो कोई शीर्षक रख रहा है या किसी विशेष तरीके से कहानी का या उपन्यास का अंत कर रहा है तो इसको उस पर छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये उम्मीदों का उदास पतझड़, अगर मैं कहानी ये लिखता तो मैं यहीं इसको रोक देता, शीर्षक को, उम्मीदों का उदास पतझड़। बहुत सुंदर शीर्षक होता, लेकिन लेखिका ने उम्मीदों का उदास पतझड़, साल का आखिरी महीना है। ये अच्छी कहानी है। इसमें अंजू शर्मा जी की ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो प्रेम के आसपास बुनी गई कहानियाँ हैं, लेकिन कभी कभी अचानक कोई कहानी बीच में ऐसी आती है जो प्रेम के तय मापदंडों से अलग हटकर कुछ कहकर चली जाती है। ये उम्मीदों का उदास पतझड़, साल का आखिरी महीना है। ये एक प्रेमी और एक प्रेमिका की कहानी है जो आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। प्रेमिका की शादी तय हो गई है और प्रेमी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ विवाह करके और आगे का जीवन ठीक से बिता सके, तो वो आखिरी बार मिलने आए हैं।
याद कीजिए यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी का वो दृश्य जहाँ राखी और अमिताभ बच्चन आखिरी बार मिलने आते हैं और बहुत खूबसूरत संवाद वहाँ होते हैं। उसी तरह से इस कहानी में भी बहुत खूबसूरत संवाद हैं। कई बार मौन रहकर भी बहुत कुछ व्यक्त किया गया है और अंत बहुत अच्छा है। अंत में जब जो विदा लेने आए हुए प्रेमी हैं वो एक और दूसरे निर्णय पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो आगे साथ रहने के इरादे के साथ निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी के द्वारा ये पता चलता है कि कई बार छोटी सी चीज़ों को लेकर भी कहानी बनाई जा सकती है। और प्रेम है, इसमें बहुत खूबसूरत प्रेम है, बिछड़ने का भाव है और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें इसमें व्यक्त की गई हैं। दर्द कोई फूल नहीं है, ये दूसरी कहानी है। ये कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है, लेकिन कश्मीर से ज़्यादा ये देश के दूसरे हिस्से में चलती है। ये प्रेम कहानी है और इस प्रेम कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यक्त रहती हैं और इस प्रेम कहानी का अंत भी सुखांत होता है। अंजू शर्मा जी के यहाँ प्रेम की कहानियों का अंत जो है वो सुखांत होता है। इन दिनों जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उसमें अक्सर प्रेम कहानियों को दुखांत के रूप में अंत किया जाता है, लेकिन ये भी एक सुखांत कहानी है। और हमारे सामान्य जीवन की उहापोह भागदौड़ के बीच में चलती हुई ये कहानी अंत में बहुत सुकून देकर समाप्त होती है। एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बिल्कुल नए तरह की कहानी है, द हैप्पी बर्थडे ऑफ सुमन चौधरी। छोटी छोटी इच्छाओं और छोटी छोटी आकांक्षाओं को लेकर मानव मन कैसी कैसी तस्वीरें बनाता है और कैसी कैसी कल्पनाएं करता है, वो इस कहानी में है। द हैप्पी बर्थडे ऑफ सुमन चौधरी। एक लड़की है जिसका कम उम्र में विवाह होने वाला है और विवाह से पहले वो एक बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती है। शायद हरियाणा की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है, जहाँ पर लड़कियों के लिए जन्मदिन मनाना तो क्या बहुत सारे दूसरे भी प्रतिबंध होते हैं गाँव में, वहाँ पर वो जन्मदिन मनाती है। बहुत खूबसूरती से उसका जन्मदिन का पूरा चित्रण है कि वो सुमन चौधरी का शायद आखिरी जन्मदिन अपने मायके में मन रहा है, इसके बाद उसकी शादी होने वाली है। ये उसका विद्रोह है और फिर अंत के सीन में वो अपनी बेटी का बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाती है। अच्छी कहानी है और रोचक कहानी है। इस संग्रह की ये एक रोचक, सबसे रोचक कहानी कही जाएगी। एक बहुत अच्छी कहानी इसके बाद है डरना मना है। जो मैंने कहा कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और एक कहानीकार उन चीज़ों को देखता है और उनसे कुछ चीज़ें निकालता है। डरना मना है एक चौराहे पर पड़ा हुआ टोटका जिसको देखकर हम बहुत दूर से निकलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में भुखमरी है, जब वो वहाँ से गुज़रता है तो उसमें खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, पैसे पड़े हैं, श्रृंगार की सामग्री पड़ी है। वो उसको किस तरह से देखता है और फिर उसके साथ क्या करता है, ये लेखक ने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। और ये कहानी जो मैंने कहा ना कि इस संग्रह में हमको ऐसा लगता है कि सारी की सारी प्रेम कहानियाँ हैं, लेकिन अचानक कोई कहानी बीच में, जैसे ही डरना मना है जैसी कहानी बीच में आकर हमको चौंका देती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सशक्त कहानी है और एक अच्छे विषय को बहुत ठीक तरीके से निभाया गया है। 9 बरस के बाद, ये उस तरह की प्रेम कहानी है जिसमें हम एक समय के निश्चित अंतराल के बाद जब लौटते हैं और लौटकर हम देखते हैं कि चीज़ें बदल गई हैं और चीज़ों के अर्थ बदल गए हैं। उसी तरह से 2 दोस्त हैं, उन दोस्त में से एक दोस्त जब 9 बरस के बाद लौटता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त की पत्नी जो है वो है जो उनकी सहपाठिनी थी और उसका पहले ही किसी और के साथ विवाह हो चुका है। और फिर एक लंबी कहानी के बाद पता चलता है कि वो विधवा हो जाती है और फिर उससे पुनर्विवाह होता है। हालांकि इस तरह की कहानियाँ पहले भी बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा नया है और उन तीनों के बीच में ये कहानी कुछ नए तरीके से चलती है और फिर अंत तक पहुँचती है। इसके बाद एक बहुत जटिल मनोविज्ञान पर लिखी हुई कहानी है, मन से मन की दूरी। अंजू शर्मा जी, जो मैंने कहा कि कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण सी कहानी देने के बाद अचानक से चौंका देते हैं। जैसे ये कहानी है मन से मन की दूरी, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी जटिल कहानी है और इसमें
इस कहानी को आप इसलिए ज़रूर पढ़िए कि इस कहानी के पहले खंड में, जब ये कहानी आधे तक पहुंचती है, उससे पहले के हिस्से में माँ को लेकर जो चित्र बनाए गए हैं और माँ के बिना एक घर की कल्पना और उसकी कमियाँ कि अब वो घर घर क्यों नहीं है, वो जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक विचित्र सा सन्नाटा भरने लग जाता है। वो दृश्य बहुत खूबसूरती से बनाए हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं। और उसके बाद में फिर इसका जो जटिल पक्ष आता है कि माँ की बहन मौसी और मौसी के घर उसका जाना, एक लड़की को पसंद करना, और फिर कुछ कहानी में एक और मोड़ आता है और उसके बाद में फिर वो रिश्ते भी सब छोड़कर वो चला जाता है और फिर लौटने का इरादा करता है। अच्छी कहानी है और इसका निर्वाह अच्छे से किया गया है। इसमें जो बात कहनी थी वो पाठकों तक पहुंचती है और इसमें कहीं जल्दबाजी नहीं की गई है। बहुत अच्छे से सुगठित तरीके से इस कहानी को बनाया गया है और दृश्य अच्छे बने हैं और वो दृश्य पाठक को पढ़ने में पूरी कहानी को जैसे एक फिल्म की तरह सामने ला देते हैं। सुबह ऐसे आती है, ये शीर्षक कहानी है और इस कहानी पर शायद थोड़ी सी मेहनत और हो सकती थी। एक स्त्री जिसकी जो निसंतान है और उसके जीवन में किसी अन्य पुरुष से एक बच्चा आने की संभावना बनती है। इसमें कई सारी चीज़ें शायद और खोली जा सकती थी या और इसको बेहतर तरीके से कहानी को बनाया जा सकता था, लेकिन ये एक बोल्ड कहानी है और एक बोल्ड कहानी लिखते समय लेखक से और मेहनत की मांग करती है। जेनेलिया डिसूजा किसी से नहीं डरती, ये फिर एक चौंकाने वाली कहानी, रहस्य और रोमांच कथा है। इन दिनों हिंदी में ये अच्छा हुआ है कि हिंदी का लेखक रहस्य और रोमांच कथाएं लिखने लगा है। जो बीच में ऐसा हो गया था कि रहस्य और रोमांच कथाओं को लिखना मतलब हिंदी के लेखक के लिए एक अछूत विधा मानी जाती थी, लेकिन इन दिनों वो लिख रहा है, ये अच्छी बात है। विदेशों में तो ये आम है। ये कहानी बहुत अच्छी है और रहस्य रोमांच कथा को जैसा होना चाहिए वैसा ही है। एक बूढ़ी औरत है और वो कहानी सुना रही है और कहानी में रहस्य है, रोमांच है कि किस तरह से एक स्कूटर वाला उसे मिला, वो उसे छोड़ कर गया और फिर पता चला कि वो उस तरफ से तो रोड ही बंद था, उधर से कोई स्कूटर वाला आता ही नहीं है। बहुत खूबसूरती के साथ में उस पूरी रहस्य कथा को बुना है इसमें और एक रहस्य रोमांच कथा जैसी होनी चाहिए। जेनेलिया डिसूजा किसी से नहीं डरती लगभग वैसी ही कहानी है। मुख्तसर सी बात है, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है और लंबी कहानी होने के साथ इसमें खंड भी हैं। ये लगभग 17 खंडों में लिखी गई कहानी है, अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग खंडों में लिखी गई कहानी है। और एक पति पत्नी है जो शायद संभवतः तलाक से पहले अंतिम बार किसी हिल स्टेशन पर गए हैं, जिस हिल स्टेशन पर वो अपना हनीमून मनाने गए थे, वहीं पर फिर से गए हैं और फिर वहाँ पुरानी स्मृतियाँ और वर्तमान, पुरानी स्मृतियाँ और वर्तमान, पुरानी स्मृतियाँ और वर्तमान, इसके बीच में कहानी चलती है और अंत तक आते आते उनके बीच का जो कोहरा होता है वो धुल जाता है और सब कुछ सामान्य होकर वो वहाँ से लौट आते हैं। मैं बीती गलियों के पते मिटा रही हूँ स्मृति की डायरी से, मेरी दृष्टि अब झरते पत्तों पर नहीं नवांकुरों पर है। नया जीवन यहीं से शुरू होता है, हम फिर से प्रेम में हैं, बस इतनी सी बात है। बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से इस कहानी को समाप्त किया गया है और बहुत ज़्यादा दृश्य की बजाय कुछ संवादों के साथ में काम कर लिया गया है। वर्जित फल भी एक थोड़ी सी बोल्ड कहानी है और इसको बोल्ड हम वैसा ना माने, कथ्य के हिसाब से थोड़ी सी बोल्ड कहानी है, लेकिन अंत में आते आते ये कहानी थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाती है। और वर्जित फल सहेली के पति द्वारा इस स्त्री को प्रभावित करने की कोशिशें और फिर एक बिंदु पर आकर यू टर्न लेकर वापसी होना। अच्छी कहानी है, ठीक कहानी है और बेहतर होने की गुंजाइश लिए हुए कहानी है। मुस्तकबिल एक अन्य कहानी है जिसमें 3 तलाक के बाद फिर परिस्थितियाँ हलाला के बाद में फिर पुनः निकाह की स्थिति और उन सब के बीच में संघर्ष करती हुई स्त्री है
जिसको तलाक दिया जा चुका है और अब वो इस संघर्ष में है कि वो हलाला में जाए या ना जाए। जो लोग थोड़ा बहुत मुस्लिम कल्चर के बारे में जानते हैं तो एक तलाक यदि एक हो जाता है तो उसके बाद हलाला एक निकाह होता है और उसके बाद फिर निकाह हो सकता है। तो उस पर लिखी हुई कहानी है और अंत में स्त्री का विद्रोह और उसका हलाला को लेकर इनकार, यहाँ जाकर ये कहानी अपनी चरम पर पहुँचती है। दूर है किनारा। ये कहानी एक ऐसे पिता की कहानी है जो सज़ा काट कर घर पर लौटा है और जब वो लौटता है तो देखता है कि वो एक लंबी सज़ा काट कर आया है। इस बीच में उसकी बेटी जवान हो गई है और बेटी के रिश्ते वाले आए हुए हैं और वो दरवाजे से वापस लौट जाता है। थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे फिल्मी हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं। इस कहानी में पाठक के साथ जुड़ाव की स्थिति थोड़ी सी कम निर्मित होती है, क्योंकि विषय ऐसा है जिस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसलिए जब भी हम इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं तो फिर हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है। लौट रहा हूँ मीता, ये एक अच्छी कहानी के साथ इस कहानी संग्रह का अंत होता है। एक पति जो भटक गया है, बाहर की गलियों में भटका हुआ है और जब बाहर भी उसको वही चोट पड़ती है तो वो फिर वापस घर की तरफ लौटता है। लेखिका ने उस पूरे द्वंद्व को बहुत अच्छे से दर्शाया है और उसकी वापसी जब होती है तो पाठक को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। सुबह ऐसे आती है, ये अंजू शर्मा जी की जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों को इस लॉकडाउन में बैठकर आप आराम से पढ़िए, प्रेम के नए नए चित्र देखिए कि प्रेम कितने तरीक़ों से खुलकर सामने आता है और बीच बीच में रहस्य रोमांच की कहानियाँ और कुछ अन्य विषयों पर लिखी गई कहानियाँ भी आपको आकर चौंकाती हैं। और इसमें टूटन है, पति पत्नी की टूटन, प्रेमी प्रेमिका की टूटन और उसके बाद में फिर से संबंधों का जुड़ाव है, उन जुड़ाव की कहानी है। और जिस तरह से अंजू शर्मा जी लिख रही हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो और बेहतर कहानियों के साथ सामने आएंगे, लेकिन इस संग्रह में भी उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं। सुबह ऐसे आती है, भावना प्रकाशन से प्रकाशित ये कहानी संग्रह है। इसको पढ़कर कम से कम मैं तो ये तो कह ही सकता हूँ कि इसको पढ़कर आपको निराशा नहीं होगी और ये कहानियाँ आपको अपने साथ बांध लेंगी और कई सारे पात्र आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे और कई सारी घटनाएं आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बनी रहेंगी। जैसे एक कहानी है डरना मना है, उसका जो बसंत है जो सड़क पर टोना देख रहा है और उसमें से जो भोज्य सामग्री है उसको वो उठाकर ले जा रहा है घर में खाने के लिए। आने वाले समय में जब भी हम कहीं किसी चौराहे पर कुछ टोना या इस तरह की चीज़ें पड़ी देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये कहानी आएगी, डरना मना है। शीर्षक बहुत अच्छे से दिए गए हैं, सारी कहानियों के शीर्षक बहुत अच्छे हैं जो कहानी पढ़ने की जिज्ञासा पाठक के मन में पैदा करते हैं। थोड़ा सा शिल्प पर और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भाषा बहुत अच्छी है सारी कहानियों की, शिल्पगत और प्रयोग किए जा सकते हैं। जो कहा जाता है हमेशा कि रचनाकार को निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर वो प्रयोग नहीं करेगा तो कुछ भी नया सामने नहीं आएगा। कुछ भी नया आपको देना है तो आपको प्रयोग निरंतर करने होंगे। तो शिल्पगत कुछ प्रयोग और किए जा सकते हैं। ये संग्रह, कहानी संग्रह सुबह ऐसे आती है, अंजू शर्मा जी का कहानी संग्रह है। इसे ज़रूर पढ़िए, एक अच्छा कहानी संग्रह है। नमस्कार।